बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। नाज़रीन, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट हजरात के लिए है, क्योंकि इसके अंदर आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई एओपी फर्म है, आपका क्लाइंट है जिसकी एओपी फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उसकी आप टैक्स फाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं, आप उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह ये सीखने जा रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो होपफुली कि आप अब किसी भी फर्म की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलें नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो प्रॉपर स्टार्ट हो जाए, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता होता हूँ कि भी मैं जब भी टैक्स फाइलिंग करता हूँ किसी भी तरह की, तो मैं पहले उसकी एक प्री वर्किंग करता हूँ। तो ये आज जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर भी मैं वही चीज़ आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जो मैंने इसकी पहले वर्किंग की है कि जनाब मैंने जिस बंदे की फाइलिंग करनी है उसकी डिटेल क्या है, उसका मेरे पास डाटा क्या है। एक तो ये चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने टैक्स फाइलिंग करनी है, आपने किसी इंडिविजुअल की फाइलिंग करनी हो, आपने कंपनी की फाइलिंग करनी हो, या फिर आपने किसी एओपी फर्म की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो फर्म होती है उसकी फाइलिंग करनी हो, तो आपने एफबीआर से जो है डाटा भी उठाना होता है। और वो आपने डाटा उठाना होता है, एक ये मालूमात पोर्टल से और दूसरा ये एमआईएस पोर्टल से। एमआईएस पोर्टल के अंदर आप जाते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर आता है, यहाँ से जाके आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर आप यहाँ पे करंट ईयर का स्टेटस जिसको फिल्टर लगाते हैं और सर्च करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे करंट ईयर का सारा डाटा आ जाता है। आप इसको जस्ट यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा जो टॉपिक है उसका ये है बेसिक इंफॉर्मेशन के ये किसी भी किस्म की टैक्स की रिटर्न हो, आपने उसके अंदर ये प्रोसेस लाजमी करना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको पहले अपनी वर्किंग की तरफ लेके चलता हूँ कि वर्किंग हमारी क्या है, किस बेस पे हमने सारी चीजें बनाई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक एफबीआर का डाटा है, और ये जो मेरे पास डाटा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास 2025 का डाटा है। इसमें मेरे पास दो तरह के टैक्स काटे हुए हैं, यानी कि एक जो है 4.5% के हिसाब से टैक्स कटा है, दूसरा जो है वो 5.5% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये दो चीजें होगी। तो फिर क्या है कि मेरे पास इन दोनों जो है वो लहदा जो मेरे पास जो सेल है मेरी, तो मैंने दोनों की लहदा बनाई हुई है, यानी कि जो मेरे पास 4.5% के हिसाब से टैक्स रेट है उसकी मैंने लहदा से सेल कैलकुलेट कर ली है, और जो मेरे पास 5.5% के हिसाब से टैक्स है उसकी मैंने लहदा से कैलकुलेशन कर लिया, ताकि मैंने इसको फिर इसी हिसाब से आगे रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है पुट करना है। और ये जो मेरे पास एक्चुअल जो मेरी सेल निकली है ये मेरे पास कहाँ से निकली है, एफबीआर के डाटा से, क्योंकि मेरे पास वहां पे मेरा टैक्स कटा है। एक तो मैंने इसको वहां से जो है वो रिट्रीव किया है, दूसरा जो है वो जब मैंने सेल टैक्स की फाइलिंग की थी उस वक्त भी मेरे पास जो है ना सेल की बुकिंग होती है, तो मैंने वहां से ये डाटा जो है इकट्ठा किया है, वहां से ये डाटा लिया है। जब आपके पास ये चीजें आ जाएंगी, आप इसकी वर्किंग ये वाली कर लेंगे, देन आपने चले जाना है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। इसके डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। अब मैंने अपने मुताबिक अपने हिसाब से इसका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ताकि मैं इसको अपने हिसाब से जो है लेके चलूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 3 साल की जो इस मेरी फर्म है इसकी जो है ना वो डाटा आ रहा है। यानी कि 2023 के अंदर इनका डाटा ये चल रहा था, 2024 में इनकी सेल नहीं थी, कंपनी ने कोई काम नहीं किया, और 2025 में फिर इन्होंने कुछ काम किया तो ये इसकी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे अगर देखें तो टोटल जो है मेरे पास जो रेवेन्यू है जो कंपनी का जो सेल है वो है 99 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया सेल है। और फिर उसके बाद जो परचेज है इनकी वो 64 लाख की परचेज है। देन इनके पास बाकी कुछ एडमिन एक्सपेंस हैं, जो ये जहाँ पे ये देखें एडमिन एक्सपेंस हैं, लेकिन इनका जो ब्रेकअप है वो ये नीचे है कि किस किस चीज का कौन कौन सा एक्सपेंस है।
यहाँ पे देखेंगे इनका रेंट भी है, यहाँ पे इनका टैक्स भी कटा हुआ है ऑलरेडी, और ये जो टैक्स की अमाउंट है, ये वही अमाउंट है जो मेरे पास यहाँ पे एफबीआई डाटा के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ, तो ये देखें ये और ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे देखिए 5,46,573 रुपए जो ये अमाउंट आ रही है, तो यही वाली सेम अमाउंट जो है हमने यहाँ पे डाल दी है। फिर उसके बाद सैलरीज इन्होंने कुछ दी है, स्टाफ रखा हुआ है, उनको सैलरी दी है, वो डाल दिया हमने। ट्रैवलिंग और कन्वेंस जो है वो एक्सपेंस डाल दिया है, कम्युनिकेशन चार्जेस है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, देन प्रोफेशनल फीस है, और एंड पे कुछ ऑफिस के अदर एक्सपेंस हैं, और इस तरह से करके तो अब यहाँ पे टोटल जो कंपनी का जो मेरे पास आ गया प्रॉफिट, वो ये अमाउंट आ गई है। अब ये चीज़ें सारी जो इस तरह से करके आपने वन बाय वन करके सारी चीज़ें बना लेनी है। जब ये बना लेंगे वर्किंग, उसके बाद नीचे आपके पास आ जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या है जी, मेरे पास है फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट में मेरे पास ये अमाउंट है, मैंने यहाँ पे ये वाली लिख ली। उसके बाद फिर मेरे पास ये करंट एसेट आ जाते हैं, तो ये करंट एसेट मेरे पास बैंक बैलेंस है, और बाकी ये कैश इन हैंड है, तो ये मेरे पास सारा जो है ये करंट एसेट आ गया है। और नीचे जो है ये आपकी कैपिटल और उसके बाद लायबिलिटीज का पोर्शन होता है, इसको आपने इस तरह से हैंडल करना है। ये तो सारी होगी मेरे पास वर्किंग, जो कि मैंने ही रिटर्न फाइलिंग से पहले करनी होती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे जाके मैं नॉर्मल रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करके, तो मैं यहाँ पे जो अपना रिटर्न का फॉर्म है उसको ओपन कर लूँगा। ये मेरे पास रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया है। पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न डाटा करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ करें, ठीक है? और उसके बाद आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट करके आप यहाँ से फ्रेश जो है वो रिटर्न का फॉर्म लें, और इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास अब ये रिटर्न का फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम इसकी डाटा एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। डाटा एंट्री क्या है? ये बिज़नेस है क्योंकि, तो उसके लिए हम बिज़नेस के अंदर जाएँगे, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग के अंदर जाएँगे, और यहाँ पे हम वन बाय वन करके अपना डाटा एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मेरे पास आएगी कंपनी की जो सेल है वो, तो कंपनी की सेल आपने यहाँ पे देखें, ग्रॉस रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, आपने यहाँ पे ये अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद आप ये लिख लेंगे, फिर आपके पास आती है जी सेलिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग जो कॉस्ट होती है वो, उसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ परचेज है, तो मैंने यहाँ पे परचेज ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास कोई स्टॉक मैनेजमेंट है, आप अपने सेल टैक्स के रिटर्न के मुताबिक देखेंगे, अगर तो स्टॉक कोई अवेलेबल है, तो फिर आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी डालेंगे, और आप इसका ओपनिंग स्टॉक भी डालेंगे। अब मेरे पास क्योंकि इनका कोई स्टॉक की मूवमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे सिर्फ सेल और परचेज बुक कर दी। उसके बाद मैं चला जाऊँ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर, और यहाँ पे मैं अपने बाकी वन बाय वन करके एक्सपेंस डालना शुरू कर दूंगा। मेरे पास सबसे पहले क्या है, ये रेंट है, मैंने वो ऐड कर लिया। उसके बाद मेरे पास जो है वो जो टैक्स कटा हुआ है वो है, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। देन मेरे पास जो है सैलरीज हैं, तो मैंने यहाँ पे सैलरीज ऐड कर दी। उसके बाद मेरे पास क्या है, जो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है, तो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस भी। देन मेरे पास क्या है जी, बिजली पानी के बिल हैं, तो वो भी मैं उसको फिर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, वो भी बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या है जी, कम्युनिकेशन चार्जेस है मेरे पास, तो कम्युनिकेशन चार्जेस के अंदर मैंने ये लिख दिया, इसमें आपका मोबाइल फोन टेलीफोन वगैरह के बिल वगैरह हो सकते हैं। देन मेरे पास क्या है जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो मैं यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अमाउंट भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ताकि मैं आगे चल सकूं। तो जब ये चीज़ भी ऐड हो जाएगी, फिर मेरे पास क्या है जी, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, यानी कि इन्होंने लास्ट में अपने कोई टैक्स वकील को प्रोफेशनल चार्जेस दिए, और एंड पे क्या है, ऑफिस के दूसरे अदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के जो एक्सपेंस होता है, ये वो आ गया, जिसको हम पेटी कैश वगैरह, और ये वो चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें आई। इस तरह से करके आपने अपनी सारी की सारी जो इनकम है वो इसके अंदर ऐड कर लेनी है। जब ये आपकी इनकम ऐड हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे आपका जो प्रॉफिट है वो 9,10,000 तक तकरीबन ऑलमोस्ट आपका बैंक प्रॉफिट है। और यही जो प्रॉफिट है ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है? तो ये देखिए 9,10,000 है। अब जब ये कर लेंगे, फिर आपकी बारी आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के लिए आपने ये देखें, बैलेंस बिज़नेस एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो आपके पास बैलेंस शीट आ जाएगी। यहाँ पे अब आपने बैलेंस शीट का डाटा डालना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले क्या है जी, मेरे पास फिक्स एसेट हैं कितनी अमाउंट के, 15 लाख रुपए के, तो मैंने वो डाल दिए। उसके बाद मेरे पास क्या है जी, कैश इन हैंड या इक्विवेलेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ये अमाउंट ऐड कर दी। और फिर मेरे पास जो ये बैंक बैलेंस है, इसको आप अदर में भी लिख सकते हैं, इसको आप अपने कैश के और उसी बैलेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। जब ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, तो फिर नीचे आना है, आपने यहाँ पे अपना बिजनेस का जो कैपिटल है,
ठीक है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है बिज़नेस का कैपिटल। और अगर कोई बिज़नेस की लायबिलिटी है, कोई पेएबल है, तो आपने वो यहाँ पे डाल देना है और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। जब आप ये 3 काम कर लेंगे, तो अब देखें आपकी जो बैलेंस शीट है ये 18,87,000 यहाँ पे है लायबिलिटी वाली साइड पे और ये सेम अमाउंट एसेट में है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो इसका मतलब है कि रिकंसाइल्ड है, ठीक है, अब हम इसको ओके है फाइल कर सकते हैं। अब जब ये सारे काम हो जाएँगे, फिर आपकी बारी आती है कि जो आपने ये एफपीआई के पोर्टल से डाटा उठाया था एफपीआई की साइट से, इसको अब आपने रिपोर्ट करना है रिटर्न के अंदर। उसके लिए एक बाज़ का सिस्टम ऑटोमेटिकल डाटा फेच कर लेता है। अगर ऑटोमेटिकल डाटा फेच ना करे, तो फिर आपने मैनुअल डालना है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट चार्जेबल के अंदर, यहाँ पे जाऊँगा सेक्शन ढूँढूँगा। पहले मेरे पास है जी एडजस्टेबल टेक्स्ट का सेक्शन और वो सेक्शन जो है वो सेक्शन 153 है, लेकिन उसके अंदर जो है रेट क्या है 4.5% है। तो यहाँ पे देखें 56 लाख रुपए मेरी यहाँ पे सेल थी, तो यहाँ पे सेम अमाउंट सेल की आ रही है और ये उसका जो टैक्स है वो यहाँ पे जो अमाउंट है वो ये वही वाली अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देन मेरे पास क्या है जी मिनिमम टैक्स का जो मेरे पास वर्किंग है, तो मैं मिनिमम टैक्स पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक ऑप्शन आएगी, मेरे पास एक सेक्शन आएगा 153(1)(a) जो कि 5.5% जिसके ऊपर टैक्स का रेट अप्लाई होता है। तो मैं ये वाली अमाउंट यहाँ से कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे देखूँगा मेरी अमाउंट सेम है, मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो आपने जो मेरी जो ये जो अमाउंट है ये मेरी वर्किंग है। ये जो डाटा है ये एफबीआई ने फेच किया है, तो हम यहाँ पे वो जो सेम अमाउंट जो है वो ऐड कर देंगे और उसका यहाँ पे टैक्स भी देख लेंगे। अगर सेम है तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसको दोबारा अमेंड नहीं करेंगे। अगर चेंज होगा तो हम इसको अमेंड करके दोबारा अपना जो नया जो बैलेंस होगा वही वाला बैलेंस डालेंगे। जब आप ये दोनों बैलेंस डाल लेंगे, तो फिर अगर आप एंड पे जाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपका कोई पेएबल टैक्स बन रहा है। अगर पेएबल टैक्स बन रहा है तो उसका आपने जो है ना सीपीआर जनरेट करना है, चालान जनरेट करके पे कर देना है। अगर कोई आपका जो है ना वो पेएबल ना बने, तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ अपनी जो रिटर्न है उसको सेव करना है और उसको सबमिट करना है। तो अभी देखिए मेरे पास इसमें कोई मेरा पेएबल नहीं है। मेरा जो है वो जो टैक्स मेरा जो बनता था वो कोई 2,61,000 रुपया बनता था, लेकिन मैंने ऑलरेडी 5 लाख, साढ़े 5 लाख रुपया तकरीबन पे किया हुआ है, ठीक है? तो जब मैं ये अमाउंट डालेंगे उसके बाद फिर जो मेरे पास टोटल अमाउंट बनती है वो मेरे पास 2,85,000 रुपया जो अमाउंट है वो मेरे पास आ रही है, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। तो इस तरह करके मेरी जो अब ये जो रिटर्न है ये मेरे पास बिल्कुल ओके है, कंप्लीट है, अभी मैं इसको फाइल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं इस रिटर्न को फिर अब यहाँ पे कर दूँगा सबमिट सॉरी सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद क्या अगला स्टेप क्या है, आपने ये जो वर्किंग की हुई है, ये जो वर्किंग बनाई है, इसके ऊपर आपने साइन कराने हैं अपने कस्टमर से और फिर आपने इस वाली जो वर्किंग को जो है वो आपने अपने जो ऐड करना है वो उस उधर भी लेके जाना है कि आपने इसको पीडीएफ में करना है। क्योंकि पीडीएफ में करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी अटैचमेंट भी करनी है यहाँ पे। तो मैं अभी इसका जो पीडीएफ बना लेता हूँ। तो ये जी मेरे पास जो रिटर्न जो मैंने डाटा बनाया है उसके ये मेरे पास पीडीएफ आ गया है। तो ये देखें ये मेरे पास पीडीएफ है जिसको मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके ये देखें मेरे पास पीडीएफ आ गया है। जब आप इस तरह से अपना पीडीएफ बना लेंगे, पीडीएफ बनाने के बाद अब आपने इसको जो है वो अटैच भी करना होता है रिटर्न फॉर्म के साथ। तो अभी मैं इसको जो है वो अपने रिटर्न फॉर्म के साथ जो है वो अटैच भी करूंगा ताकि मैं अपने जो टैक्स की रिटर्न है उसको सबमिट कर सकूं। मैं अभी यहाँ पे इसको आपके सामने एक बार दोबारा से इसको जो है वो सेव कर देता हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, सेव एज किया, ओके किया, कि मेरी जो कॉपी है ये सेव हो गई है एज अ पीडीएफ। जब ये हो जाएगी देन आपने वापस आना है अपने रिटर्न के फॉर्म पे, यहाँ पे जाना है अपने अटैचमेंट के अंदर और यहाँ पे आपने इसको अटैच करना है और ये अटैचमेंट के बाद आपने यहाँ पे वो ढूंढना है कि वो जो आपने अपनी फाइल है वो आपने कहाँ रखी है, उसको हमने यहाँ पे अटैच करना है इसके साथ। असल में ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिनको ये भी समझ नहीं आती कि हमने जो है ना इसके बाद आगे करना क्या है। तो उन लोगों के लिए फिर ये इस तरह से कल की वीडियो जो है थोड़ी-सी डिटेल में जाके बनानी पड़ती है ताकि उनको मसाइल का सामना ना हो। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे अटैचमेंट कर दी है। अटैचमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा और अभी मैं इसका जो एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ
देन ये मैंने इसका एट्रीब्यूट भी जो है वो भी मैंने सेट कर दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ जब मैं इसको जो है वो क्लिक करके यहाँ पे इसका जो पासकोड है वो दूंगा तो ये मेरी रिटर्न जो है सबमिट हो जाएगी। इस तरह करके आप अपने टैक्स की रिटर्न जो है अपनी कंपनी की, अपनी एओपी फर्म की जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।